नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का हुआ अभिभाषण। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने नई सरकार को बधाई देते हुए की सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना। राजधानी रायपुर के लाभांडी में दिन दहाड़े व्यापारी को मारी गोली। तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी को कट्टे सहित पकड़कर पूछताछ की आरंभ। और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने दुर्ग के वार्ड 57 और 28 में लगाया गया संकल्प यात्रा शिविर। शिविर में पहुंचे लोगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अभिभाषण में नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी और मोदी जी के सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। 2 साल का बकाया बोनस और प्रधानमंत्री आवास देने का अपना सपना पूरा करेंगे। हमारी सरकार पीएससी की नौकरी में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगे। इसके साथ ही गुरुवार तक के लिए सदन स्थगित हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज बुधवार को विधानसभा समिति के में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर सदन के बाहर भी सियासी तीर चले। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार गठन के बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि किसान टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर ही किसानों के लिए फैसले आ गए थे। इस सरकार के 10 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री साय को कठपुतली करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय सक्षम व्यक्ति हैं। रायगढ़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है लेकिन वे एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि किसान अभी तकतकी लगा के देख रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री ने जैसे ही शपथ ली थी 2 घंटे के अंदर में किसानों के ऊपर फैसले आ गए थे। अभी लगभग 10 दिन इस सरकार को हो गए हैं और किसी तरह के फैसले हुए नहीं हैं। धान खरीदी लगभग आधे दिन समाप्ति की ओर है और किसान अभी भी 20 कुंटल में धान बेच रहा है। 21 कुंटल में अगर ये आदेश भी करेंगे तो 1 कुंटल को क्या किसान साइकिल में लेके जाएगा? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है जिससे सदन को सरकार के आने वाले 1 साल में जो गतिविधियां हैं जो करने जा रही है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूँगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी, साल भर में आप क्या करेंगे। इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूँगा। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और सदन के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। अब विधानसभा में मेरी भूमिका बदल गई है। सदन और उसके सदस्यों की गरिमा बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। नई भूमिका सिस्टम विधानसभा का प्रथम दिन और प्रथम दिन एक महत्वपूर्ण विषय जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा और विधानसभा की गरिमा कैसे बढ़े, पक्ष और विपक्ष ने माननीय विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी, ब्रिजमोहन जी, अजय जी और इधर विपक्ष की ओर से माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष
और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष के मंजूर किया गया और निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के नाम से किया गया। मैंने चरणदास जी को, भूपेश जी को और पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित सदस्य, कांग्रेस और गोंडवाना के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया कि आम सहमति के साथ विधानसभा के अध्यक्ष का चयन आप सबने किया और मेरी जवाबदारी है कि इस विधानसभा को निष्पक्ष भाव से, अभी तक मैं 15 साल मुख्यमंत्री की हैसियत से एक भूमिका में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टि से काम करता रहा। आज मेरी भूमिका विधानसभा में बदली गई है और मेरी दायित्व तो इस विधानसभा के 90 सभी सदस्य, इनके मान सम्मान गरिमा बढ़ाना, उनके अंदर जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसा छत्तीसगढ़ के लिए वो दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है छत्तीसगढ़ के निर्माण में, वो इधर के लोग हो, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सबको अवसर देने का काम एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे करना है। और मैं समझता हूँ ये दायित्व का निर्वहन का आज पहला दिन था। लोगों ने शुभकामना दी है, शुभेच्छा बताई है। मैं उन सभी सदस्यों को विधानसभा में यही मैंने कहा कि इस बार विधानसभा का स्वरूप काफ़ी युवा है। 50 नए लोग जीत के आए, 15 और 10, 25 लोग दूसरी और तीसरी बार जीत के आए। 75 सदस्य हमारे ऐसे हैं जो पहली बार जीत के और दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। इसका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नए सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इस विधानसभा में है। एक बड़ा प्रबोधन का कार्यक्रम दोनों पक्ष के लिए करना पड़ेगा। 19 महिला हमारी विधायक जीत के आई हैं पक्ष विपक्ष मिला के। ये करीब 20% होता है कुल विधानसभा के विधायकों की संख्या का। और सीनियर मेंबर भी जीत के आए हैं 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार। ये सारी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के एक नया दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री से और नेता प्रतिपक्ष दोनों से। आज हमने यही आग्रह किया कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास को एक दिशा देंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये 3 दिन का ही सत्र है, इसके बाद विधायकों के लिए वरिष्ठ लोगों को बुला के प्रबोधन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा और विधानसभा की जो अन्य कार्यवाही गतिविधियां हैं वो चलती रहेगी। नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हो सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी विधायकों के शपथ लेने के बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का पहला दिन था। 6वीं विधानसभा का यह पहला सत्र है। राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख लोगों को घर दिए जाने हैं और किसानों को 2 साल का धान बोनस दिया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि अनुपूरक बजट पारित हो। शपथ दिलवाए, सबने शपथ लिया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था। हमारे विपक्ष के लोग भी सहमति दिए थे और सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा, सुखद रहा। कल से आगे जो है किस तरह की सत्ता पक्ष की तैयारी है, किस तरह से आगे का चलेगा? क्योंकि ये 6वां विधानसभा का पहला सत्र है और ये परंपरा है कि महामहिम गवर्नर साहब का एड्रेस होता है, उनका उद्बोधन होता है। वो कल महामहिम गवर्नर साहब का उद्बोधन भी होगा और उसके बाद
एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी। गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की बसाहट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कवर्धा से पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर भाजपा ने प्रदेश में झूठी कहानी फैलाई। कवर्धा ही नहीं बल्कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की बात भाजपा द्वारा कही गई थी। मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान को उनके निर्वाचन क्षेत्र में बसाने का आरोप है, लेकिन यह सिर्फ राजनीति है। भाजपा बताए कि कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुसलमान दिखाई दिए क्या? यदि प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान है तो भाजपा को पकड़कर दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यदि रोहिंग्या मुसलमान है तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवाली।
धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नंदनी रोड में पावर हाउस चौक से लेकर ACC चौक तक अवैध कब्जों की भरमार है। कब्जेधारियों को निगम प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने लगातार कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इन्हें संरक्षण ही प्रदान किया जाता है। पूरे शहर से अवैध कब्जा हटाने का दावा करने वाले नगर निगम प्रशासन की पोल नंदनी रोड पावर हाउस में खुल जाती है। नंदनी रोड में पावर हाउस चौक से लेकर ACC चौक तक अनेकों अवैध कब्जों की भरमार है। लंबे वक्त से निगम प्रशासन द्वारा इन अवैध कब्जेधारियों को अपना अवैध कब्जा हटाने की केवल चेतावनी ही दी जाती रही है। आज तक नगर निगम प्रशासन ने यहां से अवैध कब्जों को नहीं हटाया है। नंदनी रोड के किनारे अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहे इन कब्जेधारियों के कारण हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि इनके पास खरीदी करने आए लोगों द्वारा अपने वाहनों को नंदिनी रोड में ही पार्क किया जाता है। निगम प्रशासन द्वारा पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में घूम-घूमकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जा रही है, लेकिन नंदनी रोड को छोड़ दिया गया है। यहाँ के कब्जेधारियों को केवल कब्जा हटा लेने की समझाइश भर दी गई है। निगम को समझाइश दिए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अवैध कब्जेधारी अपने स्थानों में अभी भी काबिज हैं। नंदनी रोड में CSP कार्यालय के समीप ही अवैध कब्जों की भरमार है। यहाँ से निगम अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की आवाजाही निरंतर बने रहती है, लेकिन इन अवैध कब्जों को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। नंदनी रोड में नॉन वेंडिंग जोन का निगम द्वारा लगाया बोर्ड होने के बावजूद भी अवैध कब्जेधारी यहाँ धड़ल्ले से अवैध कब्जा कर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी सक्रिय हैं, जिनके द्वारा नंदनी रोड सड़क किनारे बांस बल्ली से कब्जा कर दुकानें बनाकर उसे किराए पर संचालित किया जा रहा है। इन राजनीतिक लोगों की पहुंच पकड़ के आगे शायद निगम अधिकारी अपने आप को कार्रवाई करने में बेबस पाते हैं। यही वजह है कि नंदनी रोड के कब्जाधारियों को निगम ने अवैध कब्जा कर व्यापार करने की खुली छूट प्रदान की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी से सामने आया है। यहाँ एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। रायपुर के लाभांडी में बुधवार सुबह 11:30 बजे गोली चलने की एक घटना हुई। उड़ीसा सुंदरगढ़ से आए आरोपी अमन शर्मा ने रायपुर के व्यापारी संदीप कुमार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में व्यापारी संदीप के सीने में गोली लगी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जानकारी SSP प्रशांत अग्रवाल ने कुछ इस तरह से दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आज सुबह 11:30 बजे के आसपास एक गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें जो एक नल व्यापारी होना बताया जा रहा है संदीप कुमार, उसके ऊपर गोली चली है। जो आहत है वो अभी हॉस्पिटल में है, इलाजरत है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी अमन शर्मा जिसने गोली चलाई है वो सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास जो फायर आर्म था जिससे गोली चलाई वो भी बरामद हो गया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद वो स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या थी, क्या कारण था, किस वजह से घटना हुई। जो फायर आर्म था वो देसी कट्टा वो टाइप का था, तो लाइसेंसी वेपन वो नहीं होता है, तो वो निश्चित तौर पे लाइसेंसी वेपन तो नहीं था। आरोपी बाहर का रहने वाला है और अभी उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी उसने बताया है उसको भी क्रॉस चेक किया जा रहा है ताकि घटना का सही कारण
पता चले तो देर शाम तक ये चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा 22 दिसंबर को खंडेलवाल भवन वैशाली नगर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में मेडिकल फील्ड में 121 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी बेरोजगारों को आमंत्रित किया गया है। अंचल का प्रसिद्ध एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा 22 दिसंबर को खंडेलवाल भवन वैशाली नगर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में मेडिकल फील्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में लगभग 121 पदों पर बेरोजगारों की सीधी भर्ती की जाएगी। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग के माध्यम से खंडेलवाल भवन वैशाली नगर में किया जा रहा है। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में एक छत के नीचे समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 180 बिस्तर की सुविधाओं से युक्त एसआर हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी मरीज अपना उपचार कराने पहुंचते हैं। कम समय में ही एसआर हॉस्पिटल चिखली ने अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच बना ली है। यही वजह है कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी मरीज अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। प्लेसमेंट कैंप की जानकारी जिला रोजगार अधिकारी आर.के. कुर्रे ने दी। देखिए, जिला रोजगार कार्यालय को एसआर हॉस्पिटल की तरफ से नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं। लगभग 121 पोस्ट हैं, जिसमें डॉक्टरों का भी है, नर्सिंग स्टाफ का है, फार्मासिस्ट हैं और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ड्राइवर है और प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है। ऐसे लगभग जो है 121 पदों की वैकेंसी प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम लोग अभी 22 तारीख को वैशाली नगर में खंडेलवाल भवन है, वहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक बच्चे इसमें उपस्थित होकर के इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शहर से एकदम नज़दीक में लगा हुआ चिखली में एसआर हॉस्पिटल है, वहाँ की वैकेंसी है, तो अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने क्षेत्र के बेरोजगारों से और मेडिकल फील्ड में आने के इच्छुक सभी से इस रोजगार मेले के माध्यम से अपना भविष्य बनाने की अपील की है। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की ओर से क्षेत्र की आम जनता को यह सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक 22 दिसंबर को खंडेलवाल भवन वैशाली नगर जिला दुर्ग में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि चिकित्सा के क्षेत्र से में जो सर्विस देना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। विभिन्न पदों के लिए जो हम पोस्ट आमंत्रित किए हैं, उसमें मुख्यतः MBBS डॉक्टर, BAMS डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ड्राइवर्स, डेंटिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट जैसे पोस्ट के लिए पदों के लिए हमारे यहाँ वैकेंसी आमंत्रित है। तो मैं जो बेरोजगार युवा हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इस रोजगार मेले में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन 22 दिसंबर शुक्रवार को खंडेलवाल भवन वैशाली नगर में किया गया है। इच्छुक युवक युवती इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर की आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने चलाए जा रहे संकल्प यात्रा में अब तक 2688 लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहर की आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 57 गोवर्धन चौक उर्ला और वार्ड 28 दुर्गा मंच बांसपारा में शिविर लगाया गया। संकल्प यात्रा रथ दोनों जगहों पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी ली गई। शिविर में 17 से अधिक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर निःशुल्क
हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। शुगर बीपी की जांच की गई। इस अवसर पर आयुक्त लोकेश चंद्राकर, पार्षद राकेश सेन, पार्षद सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। किरण साहू हवे मैं ना मोर घर कचहरी से है जे बहुत बारिश के समय मोर बहुत दिक्कत चाह रही से है और ना तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरी जानकारी मिली से कोलकाता से फिर मैं टाटा सेंटर से जाके फॉर्म भरे हूँ। फॉर्म में मोर नाम ऐसे तो आज पक्का मकान हो गए और मैं बहुत अच्छा से अपन जीवन यापन करत हूँ और मतलब मोला लोन भी मिले रही से ओकर बारे में भी मैं बोले हूँ तो मैं अपन जीवन यापन करत हूँ। कोरोना काल के समय में मोर घर बने के शुरू हुए से वही समय मोर नाम से और मैं अपन आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा रह रहे हूँ कि कोरोना काल के समय मोर पति खत्म हो गई तो मैं बहुत ज्यादा त्रस्त रही हूँ। कच्चा मकान से बेरोजगार हो गए मैं तो मोदी जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मोर रोजगार भी दिले से जो आगे बढ़े हूँ और मोर घर कचहरी से ते पक्का भी बने से और हमारे गरीब मन विकास के लहर ला जुड़ रही गए वो आगे बढ़ाते ही रहे। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम प्रभुदयाल वरकड़े है। मैं रामनगर वार्ड नंबर 57 का रहने वाला हूँ। मेरा आँख का ऑपरेशन मोतियाबिंद का 7 तारीख को जिला अस्पताल चिकित्सालय में हुआ है और मैं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया हूँ। मेरे को एक भी पैसा नहीं लगा है, इसलिए मैं मोदी जी का गारंटी योजना के तहत धन्यवाद करता हूँ। सरोज बाग है, मैं वार्ड क्रमांक 16 में रहती हूँ। मुख्यमंत्री योजना की तरफ से 5,000 राशि मुझे प्राप्त हुई है। मैं अपने बच्चे को खान पान में लगाई हूँ। मेरा बच्चा स्वस्थ है। मुझे आंगनबाड़ी महतारी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मुझे वो लागू किए हैं। धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी योजना के तहत मेरे कच्चे मकान में आज पक्का छत मिल गया है और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी खुश हूँ, मेरे परिवार भी खुश है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला में आज लगभग 2.5 महीने से सालाइन की बोतलें खत्म हो चुकी हैं। इसकी जानकारी प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने जिम्मेदारों को दे रखी है, परंतु बावजूद इसके यह कमी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल आए मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है और अभी डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। यह कमी फिलहाल सप्लाई जीवनदीप समिति जो सरकारी अस्पताल का संचालन करती है उसके द्वारा बाहर से खरीद कर पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु यह नाकाफी साबित हो रहा है। सुपेला में सलाइन की बोतलें न होने की वजह से मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है और फिर वहां से कहीं और दिखाना होगा। ऐसी लापरवाही कब तक चलती रहेगी? वर्तमान में CGMSC से जो नॉर्मल सलाइन का 500 ml का बॉटल नहीं आ रहा है, तो जीवनदीप समिति के माध्यम से नॉर्मल सलाइन की खरीदी की जा रही है एवं ज़रूरतमंदों को लगाया जा रहा है। जी, ये टेंडर रेट पे जो निकला रहता है उनसे जो लोएस्ट प्राइस जहाँ से जिस संस्था की रहती है वहाँ से खरीदा जा रहा है। जी, इसके बारे में लगातार उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही, अब आचार संहिता के कारण कुछ खरीदी में विलम्ब हो गया था, जल्दी ही अब नॉर्मल सलाइन की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले अखिल भारतीय हड़ताल प्रदर्शन में अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अपनी जायज मांग को लेकर आवाज उठाई। साथ ही केंद्र सरकार से किए गए मांग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सरकारी अस्पताल एवं संस्थानों में काम करने के कानूनी अधिकार देने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 को बहाल करने की मांग की। वही कंपनी के मालिकों से सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज का सेल्स के आधार पर उत्पीड़न और छटनी बंद करो सहित अन्य विषयों पर अपनी बातें रखी। हमारा यूनियन जो है छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज यूनियन CGSPU के नाम से है और इसमें जो डिमांड्स में हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे एम्प्लॉयर तीनों से डिमांड है। इसमें एक तो हमारी नियमावली होनी चाहिए काम की, क्योंकि बैंक में काम करने वाले 8 घंटा काम करते और चले जाते हैं। हमारे लिए काम का ऐसा कोई नियम बंधे नहीं, तो हम भी नियमों में रहें। दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 0 GST करने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, तो उसके ऊपर हमें 0 GST होना चाहिए।
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों का मांग है कि मिनिमम वेज जो है डिक्लेयर्ड वो हमको देना चाहिए। प्रदेश भर में आप लोग कितने लोग हैं, कितनी संख्या है? में तो हम लोगों का जो रजिस्टर्ड है 5,500। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को मिनिमम वेज डिक्लेयर किया है वो सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है उसके लेवल पर किया हुआ है। और हम लोग जो है हाईली स्किल्ड है, पढ़े लिखे, हम लोगों का एक अलग ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो मिनिमम वेज हम लोग मांग का जो मांग है ये है कि हम लोगों के लिए कानूनी नियमावली बनना चाहिए जिसके तहत सारे देश के दवा प्रतिनिधि एक ही नियमावली में काम करें, और अगर कोई कंपनी इसका पालन नहीं करती है तो उसमें कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद हमारा एक नियम है कि हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। पूरे देश भर में 26,000 रुपये हम न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। 8 घंटे का कार्य होना चाहिए और हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों की एंट्री बैन कर दी जाती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने भी बोल रखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में या जिला अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नियोक्ता है और सरकार दोनों ये हमारे लिए सुनिश्चित करें कि हमारे कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और आजकल कंपनियां GPS के नाम से सर्वेलेंस करती है जो हमारे प्राइवेसी में इंट्रूजन, हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी में कोई इंट्रूजन नहीं, निर्बाध काम होता रहे और कंपनी जिसने हमको नियुक्त किया है वो हम पे भरोसा कर सके कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और सेल्स को लेके सेल्स प्रेशर नहीं होना चाहिए, सेल्स के टारगेट को लेके किसी की नौकरी नहीं चलनी, ये हमारी मुख्य मांग है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना। साथ ही
कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सड़क नंबर 13 आशीष नगर वेस्ट रिसाली में नाली निर्माण के नाम पर किए गए ठेकेदार द्वारा बेढंगे कार्य का परिणाम स्थानीय एक परिवार भुगत रहा है। ठेकेदार के कर्मियों द्वारा मनमाने तरीके से नाली के ऊपर स्लैब बना दिया गया है। इसे तोड़ने के नाम पर कर्मचारी रोज टाल मटोल कर रहे हैं। नगर पालिक निगम रिसाली के ठेकेदार अपने कार्यों को किस तरह से अंजाम देते हैं, यह आशीष नगर वेस्ट सड़क नंबर 13 रिसाली में आकर देखा जा सकता है। ठेकेदार के कर्मचारियों की मनमानी अपने चरम पर है। वह किसी की सुनने और समझने को तैयार नहीं है। सड़क नंबर 13 आशीष नगर वेस्ट रिसाली में नाली निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा नाली के ऊपर मनमाने तरीके से स्लैब बना दिया गया है। घर वालों के मना करने के बावजूद भी ठेकेदार के कर्मचारी किसी की सुनने और समझने को तैयार नहीं हुए। इसी तरह नाली के बीचों बीच लगे विद्युत पोल को भी नहीं हटाया गया, जबकि नाली के निर्माण कार्य के पूर्व विद्युत पोल को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की जरूरत थी। अब घर वालों द्वारा स्लैब हटाए जाने की मांग करने पर ठेकेदार के सुपरवाइजर और कर्मचारी झूठा आश्वासन पिछले कई दिनों से देते आ रहे हैं, लेकिन स्लैब को हटाने आज तक कोई कार्य नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जिनके घर के समीप स्लैब बना हुआ है उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। बावजूद इसके ठेकेदार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। परेशान परिवार ने अब इसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त रिसाली आशीष देवांगन को करने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। मसीही समाज के लोगों द्वारा चर्च और पादरियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मसीही समाज के चर्चेज में हमला और पादरियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और दुर्ग एसपी से मुलाकात कर मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि आगामी क्रिसमस और नववर्ष का पर्व मनाने की सुरक्षा की मांग की। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी फरियाद लगाई और लगातार हो रहे चर्चों में हमले को लेकर शिकायत की। साथ ही उन्होंने आने वाले 25 दिसंबर और नववर्ष मनाए जाने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। वहीं दुर्ग एसपी से चर्चा कर उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग चर्चेस में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल ने भी मसीही समाज पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी सभा से हिंदुओं को दूर रखने की चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पत्रकारों से बात करते हुए यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि
हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म स्थल में जाने की अनुमति देता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किसी भी धर्म स्थल में जा सकते हैं। बीते दिनों रविवार को एक घटना घटी आशानगर में और वहाँ एक चर्च के ऊपर में विरोधी तत्व के लोगों ने हमला किया और उसी समय पुलिस दल वहाँ पर पहुँचे और मोहन नगर थाना में जाकर बैठक हुई और वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा आरोप मसीहों और ईसाइयों के ऊपर में लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्मांतरण का एक प्रोसेस है जो कि कलेक्टर भवन में एक प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी गई है। लोग अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के द्वारा किसी भी जगह में जा सकते हैं। तो कई ऐसे हिंदू वर्ग के लोग हैं जो चर्च में आकर के शांति पाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और इसी बात को लेकर के विरोधी तत्व के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू चर्च में क्यों जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लोग अपनी श्रद्धा से विश्वास से चर्च में आते हैं, शांति पाते हैं और ये संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। इसी बात को हमने वहाँ पर रखा है थाने में भी और उसी बात को लेकर के आज हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मिले हैं। जी, किसी को भी प्रलोभन नहीं दिया जाता है, ना पैसे से ना किसी वस्तु से किसी को लालच नहीं दिया जाता है। लालच दे करके यदि किसी का धर्मांतरण किया जा सकता था तो छत्तीसगढ़ पूरा आज एक ईसाई राज्य बन जाता। ये कई दिनों से, कई सालों से आरोप लग रहा है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी लालच और कोई भी दबाव प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आते हैं और उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है और वो शांति पाने के लिए आते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमें संविधान पर और हमारे राज्य शासन के ऊपर में पूरा विश्वास है, प्रशासन के ऊपर में हमको पूरा विश्वास है और कोई भी कार्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होती है तो वो उसका सही प्रतिफल एक रिजल्ट आता है। हमें विश्वास है कि जो बातें, शिकायतें हमने प्रशासन के मध्य में किया है तो उसका अच्छा प्रतिफल हमको मिलेगा। शासन इसको गंभीरता से लेंगे और इसके बावजूद भी हम मसीह समाज की ओर से कहना चाहते हैं कि हम तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं, अपने अधिकारियों के लिए, राज्य के लिए, प्रधानमंत्री साहब के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर भी यदि हमें ऐसा ज़रूरत पड़ा तो एक शांति धरना हम ज़रूर मसीह समाज की ओर से यहाँ पर देना चाहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 56 जो डबरापारा से नेहरू नगर चौक होकर गुजरती है, इसकी फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है, जिससे नीचे की रोड भी खराब हो गई थी। अब जब कार्य अंतिम चरण में है, इसी बीच सुपेला चौक पर हाई मास्क लगाया गया है, जिसकी बिजली सप्लाई जोड़ते समय यहां बने गड्ढे से गुजरती पानी की पाइपलाइन को जेसीबी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें से रिसाव हो रहा था। परंतु बुधवार को एक बार पुनः कार्य आरंभ करने के साथ यह पाइपलाइन फट गई। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत भी की, परंतु इस पर ध्यान देने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और पानी लगातार अभी भी बह रहा है। हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझकर नगर पालिक निगम भिलाई को इसकी सूचना दी, परंतु सूचना मिलने के 2 घंटे तक भी वहां कोई नहीं पहुंचा और पानी बर्बाद होता रहा। जी सर, ये पहले क्या है, थोड़ा सा फटा था, लीक हो रहा था, काफ़ी दिन से फटा हुआ है ये पाइप, काफ़ी मतलब हफ्ता भर के ऊपर से मैंने देख रहा हूँ। डेली शाम को क्या होता है, जब पानी चालू होता है ना, तब ये मतलब यहाँ पानी लीकेज होना शुरू होता है। बट क्या है कि आज यहाँ पर जेसीबी की जो गाड़ी से कुछ काम चल रहा था गड्ढा खोदाई का, तो उसके मतलब गड्ढा खोदने के उपरांत में फिर वो चीज़ वो खोदते हुए आपका मतलब पाइप फटा या कुछ भी, तो ये 1 से 1.5 घंटा हो गया काफ़ी, जब ये पानी बह रहा है जब से, और निगम से अभी तक के कोई अब तक नहीं आया है और पानी ये बह रहा है। लोगों ने फ़ोन किया था, मेरे सामने ही फ़ोन किया था उन लोगों ने, मगर अभी तक के कोई वहाँ से कुछ बंद करने वाला नहीं आया। लगभग कितनी देर हो गया उस बात? कम से कम 1.5 घंटा तो मान के चलिए हो गया। पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत स्थित हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में घटित चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किया हुआ लोहे का चैनल प्लेट, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन और बिजली उपकरण कुल 1.5 लाख का सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई में एसीसीयू के सहायक उप निरीक्षक शमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक सगीर खान, चंद्रशेखर वजीर, आरक्षक रिंकू सोनी, अरविंद मिश्रा, डी प्रकाश, राकेश अन्ना, भावेश पटेल सहित पुरानी भिलाई थाने का स्टाफ की उल्लेखनीय भूमिका रही है।
अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।